इस कहानी में हम एक मित्सुआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इतामोरी के एक शांत शहर में रहती है, लेकिन अब वो अपने जीवन से ऊब गई है। इसलिए एक दिन वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इस शहर में अपनी लाइफ से तंग आ चुकी हूँ। काश इसके बजाय मैं टोक्यो शहर की एक सुंदर लड़का होती। वहीं दूसरी ओर हम टोक्यो शहर में एक सुंदर लड़के को देखते हैं जिसका नाम ताकी है। यहीं पर ताकी और मित्सुआ के बीच पहला बॉडी स्विच होता है, यानी कि उन दोनों की आत्मा एक दूसरे के अंदर आ जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि मित्सुआ और ताकी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, बल्कि उनकी समय सीमा भी अलग है। यानी कि ताकी वर्ष 2016 में है जबकि मित्सुआ 2013 में है। इसलिए जब वे शरीर बदलते हैं तो मित्सुआ 3 साल भविष्य में चली जाती है और ताकी 3 साल अतीत में चला जाता है। अब इस पहले स्विच के दौरान उन्हें पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए उन दोनों को लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना है और इसलिए वो दोनों अपने बॉडी के साथ उटपटांग हरकतें करते हैं। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ 1200 साल पहले एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है और उससे एक झील बन गई जिसे आज शहर कहा जाता है और यह धूमकेतु फिर से आने वाला है। इसके बाद हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है जिसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता को अपने परिवार और शिंटो मंदिर के प्रति अपने कर्तव्यों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो राजनीति में चले जाते हैं और इतामोरी के मेयर बन जाते हैं। अब बिना माँ के मित्सुआ और उसकी बहन को उसकी दादी ने पाला और मंदिर की परंपराएं सिखाई और साथ ही कूची कामोजेक बनाना भी सिखाया, जो परंपरा के अनुसार चावल चबाकर बनाया जाता है। जब मित्सुआ बड़ी हो जाती है तो वो और उसकी बहन कूची कामोजेक बनाने के लिए समारोह करती है, जो कहानी में आगे चल के ताकी और मित्सुआ को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाद में हमें पता चला कि मंदिर की युवतियाँ अपने देवताओं की पूजा करने के लिए कुछ अनुष्ठान का पालन करती हैं, जिससे कि उनके शहर में शांति बनी रहे और भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान में रोका जा सके। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुआ ताकी के शरीर में है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि ताकी एक रेस्टोरेंट में काम करता है और वो काफी लेट है, इसलिए वो तुरंत रेस्टोरेंट की तरफ भागती है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि ताकी की लाइफ उससे भी ज्यादा कठिन है और वो उस रात रेस्टोरेंट में काफी सारी गलतियाँ करती है क्योंकि ये काम उसके लिए बिल्कुल नया था। तभी एक झगड़ालू ग्राहक उससे फ्री में खाना मांगता है, लेकिन जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो ताकी यानी कि जिसकी बॉडी में अभी मित्सु है उससे झगड़ा करने लगता है। तभी ताकी की एक साथी ओकिड्रा स्थिति को संभालने के लिए वहाँ आती है, लेकिन वो आदमी चुपके से उसके स्कर्ट को कटर से काट देता है। अब कुछ समय बाद मित्सुहा अपने साथी की स्कर्ट में कट देखती है तो उसे ठीक करने की पेशकश करती है, जिससे उसके साथी तो चौंक जाती है क्योंकि वो उसके लिए तो ताकी ही है और उसके इस स्वभाव से काफी खुश होती है। अब अगले दिन ताकी नॉर्मल हो जाता है और जब वो काम पर जाता है तो उसके सभी साथी ओकिड्रा के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या बात कर रहे हैं क्योंकि असल में कल वो मित्सुआ की बॉडी में था। अब अचानक मिस ओकिड्रा आती है और सभी को अच्छे दिन की शुभकामनाएं देती है और तभी ताकी को आंख मारती है, जिससे वो शर्मा जाता है। आखिरकार अब ताकी और मित्सुआ दोनों को समझ में आ जाता है कि वो अब तक कोई सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि सच में उनकी बॉडी बदल गई थी। इसलिए अब जब उनकी बॉडी बदलती है तो वो एक दूसरे की हेल्प के लिए अलग अलग तरीके से एक दूसरे को संदेश लिखकर नियम बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे की लाइफ को बिगाड़ ना दे। मित्सुआ नियम में लिखती है कि वो विनम्र रहे और हर समय अच्छे व्यवहार रखे और साथ ही ताकी को उसके शरीर में पूरी तरीके से नहाने की अनुमति नहीं है। वहीं दूसरी ओर ताकी ने मित्सुआ को चेतावनी दी कि वो अपनी मेहनत की कमाई को डेजर्ट और कैंडी पर बर्बाद ना करे और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे ओवर टाइम करना होगा। अब इन सब के बावजूद भी वो खुद की मदद नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ही समय बाद वो दोनों नियम को तोड़ देते हैं और स्कूल में एक दूसरे के साथ थोड़ी मौज मस्ती करते हैं ताकि कुछ लोगों को मित्सुआ से प्यार कराने में कामयाब हो जाता है। इस बीच मित्सुआ मिस ओकिड्रा के साथ फ्लर्ट करती है जिससे कि ताकी को ओकिड्रा के साथ समय मिले। अब जब वो वापस अपने शरीर में आते हैं तो नियमों को तोड़ने पर वो दोनों एक दूसरे पर काफी गुस्सा होते हैं और अब जब मित्सुआ अपने शरीर में वापस आती है तो उसके परिवार और दोस्त सभी उसके बारे में चिंतित होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि वह पहले की तरह नहीं थी। मित्सुआ के दोस्त उसे बताते हैं कि वह कितना अजीब व्यवहार कर रही थी और कैसे अपने लॉकर के बारे में सब कुछ भूल गई और यहाँ तक कि अपने बालों को भी संवारना भूल गई। तो इसके बाद मित्सुआ ताकी का पता लगाकर उससे मिलने जाती है। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता कि वो दोनों अलग अलग समय में हैं, क्योंकि जब वो शरीर बदलती है तो वो 3 साल भविष्य में चली जाती है। इसलिए जब प्रेजेंट में मित्सुआ ताकी के सामने होती है तो उसे पता नहीं होता कि वो कौन है। इसलिए मित्सुआ निशानी के तौर पे उसे अपने बालों का एक रिबन देती है और वो उसे अपना नाम बताती है ताकि आगे चलकर उसे ये सब याद रहे। अब मित्सुआ त्योहार
त्योहार के लिए ठीक समय पर घर लौटती है, जहाँ उसके गांव में हर साल त्योहार के दौरान पहले से धूमकेतु दिखाई देता है। लेकिन इस बार धूमकेतु अलग हो जाता है, जो इदामोरी गांव पर गिरता है, जिससे सभी मारे जाते हैं और खुद मित्सुआ भी मर जाती है। अब ठीक 3 साल बाद ताकि खुद को मित्सुआ के शरीर में पाता है। ये एक अलग समय रेखा है जिसमें मित्सुआ अभी मरी नहीं है, इसलिए इस बार ताकि मित्सुआ को पहले से अधिक जानता था, क्योंकि इस बार उनकी बॉडी आपस में कई बार बदलती थी और वो भी कई हफ्तों के लिए। इसलिए इस बार ताकि और मित्सुआ एक दूसरे के जीवन का अनुभव करके एक दूसरे को और अधिक जानते हैं और बात करने के लिए वो मैसेज लिखकर इस्तेमाल करते हैं। मित्सुआ ने ताकि की एक डायरी में नोट छोड़ दिए हैं ताकि वो उसे पढ़ सके। जब वो कुछ समय बाद अपने शरीर में लौटता है तो ताकि मित्सुआ से मिलना चाहता है। वो उसके आसपास की जगह को याद करता है और शहर का एक मैप बनाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस शहर का नाम क्या है। अब स्विच जल्द ही बंद हो जाता है क्योंकि उनकी टाइमलाइन में मित्सुआ की अब मृत्यु हो जाती है। वह इधर ताकि मित्सुआ का पता लगाना चाहता है। वो मित्सुआ के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्तों को शहर से बाहर ले जाता है और वे ग्रामीण इलाकों में यात्रा करते हैं। तब ताकि को जल्दी ही इदामोरी शहर के बारे में पता चला, जो 3 साल पहले नष्ट हो गया था जब धूमकेतु गिरा था। अब तक मित्सुआ द्वारा छोड़ी गई पत्रिका भी ताकि के फोन से खुद हट जाती है और कोई भी चीज मित्सुआ के अस्तित्व का कोई निशान नहीं रह गया, सिवाय उसके कलाई के चारों ओर लिपटे लाल रिबन का। जब ताकि आखिरी बार मित्सुआ के शरीर में था तो उसने एक मंदिर देखा था जहाँ वो गई थी, इसलिए ताकि जाने का फैसला करता है, ये सोच के कि उसे वहाँ जरूर कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। अब खोज के बाद उसे बीच में स्थित एक मंदिर मिला जो हजारों साल पहले जापान में एक धूमकेतु के टकराने के बाद बना। लेकिन ये उस धूमकेतु से अलग है जिसने इदामोरी में झील बनाई और जिसने मंदिर के अंदर मित्सुआ को मार डाला। वहाँ ताकि को पता चला कि मित्सुआ ने कुछ कामजेक बनाया था और साथ ही एक चित्र भी बनाया था जो आकाश में धूमकेतु के विखंडन का चित्र है। अब ताकि मित्सुआ द्वारा बनाए गए कुछ कामजेक को पीता है और तभी उसे मित्सुआ के परिवार का इतिहास दिखता है। वह अब मित्सुआ के बारे में सब कुछ जान जाता है। अब जब अचानक से ताकि जागता है तो मित्सुआ के शरीर में एक बार फिर से आ जाता है। ये वही दिन था जिस दिन धूमकेतु शहर पर गिरने वाला होता है। यह हमें पता चलता है कि कुची कामजेक में मित्सुआ की आत्मा का हिस्सा होता है, इसलिए जब ताकि इसे पीता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, इसलिए उनके शरीर को फिर से बदलने की अनुमति मिल जाती है। अब जब ताकि मित्सुआ के शरीर में आता है तो उसकी दादी को बताता है कि आज धूमकेतु गिरने वाला है, तो उसकी दादी समझ जाती है कि उसके शरीर में कोई और है। वो उससे कहती है, बचपन में मुझे भी ऐसे सपने आया करते थे और तुम्हारी मॉम को भी ये सपने आया करते थे। दरअसल ये शक्ति हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है और मुझे तो अब उन सपनों के बारे में याद भी नहीं, बस सिर्फ एहसास है। तब ताकि को याद आता है कि उसका शरीर मंदिर के आसपास था, यानी मित्सुआ उसे वहीं पर मिलेगी, तो वो तुरंत वहाँ जाता है। लेकिन वहाँ दोनों अलग अलग समय में होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। लेकिन तभी सूरज ढलने लगता है और तभी अचानक से दोनों समय आपस में एक हो जाते हैं, जिससे वो दोनों दिखाई देने लगते हैं और साथ ही अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर ताकि उसे रिबन देता है जो 3 साल से उसने संभाल कर रखा था। अब वो दोनों अपना नाम एक दूसरे के हाथ पर लिखने वाले होते हैं ताकि वो एक दूसरे को भूल न जाएं। लेकिन जल्द ही मित्सुआ अपने समय में वापस चली जाती है, जहाँ वो अपने गाँव को बचाने के लिए दौड़ते हुए अपने पिता के पास जा रही होती है। तभी चोट खाकर वो जमीन पर गिर जाती है, जहाँ उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था। उसे ये याद नहीं कि ये किसने लिखा, क्योंकि टाइम में वापस आने के बाद वो ताकि के बारे में भूल गई है। लेकिन वो देखकर उसे फील होता है कि कोई तो है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब वो अपने पिता को कहती है कि आपको गांव को खाली कराना पड़ेगा, जिसके बारे में वो पहले भी उन्हें बता चुकी है। तो आखिरकार उसके पिता उसकी बात मान जाते हैं। अब कुछ समय बाद धूमकेतु गाँव पर गिरता है, लेकिन सब बच जाते हैं क्योंकि सब डेंजर जोन से बाहर होते हैं और साथ ही मित्सुआ भी बच जाती है। लेकिन वो ताकि के बारे में भूल गई है और ताकि को कुछ भी याद नहीं। लेकिन दोनों को एहसास है कि कोई है जिसके बगैर उनकी लाइफ अधूरी है। अब ऐसे ही 12 साल बीत जाते हैं। ताकि ग्रेजुएट हो चुका है और मित्सुआ भी अब टोक्यो में रहने लगी है। अब ऐसे ही किस्मत से एक दिन वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ट्रेन से देखते हैं, जिसे देखने के बाद उन्हें याद नहीं आता कि वो कौन है, लेकिन उन दोनों को फील होता है कि वो दोनों पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। इसलिए अगले स्टॉप के आते ही वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार जब वो पास से गुजर रहे होते हैं तो ताकि मित्सुआ से कहता है कि शायद हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। ये सुन मित्सुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है हाँ शायद, और ये देख ताकि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसका नाम पूछता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी समाप्त होती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।